नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको सूचना मिल गई होगी कि आगामी 13 तारीख से सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारी संस्था के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है और सीटी की टेस्ट सीरीज है वो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो टेस्ट पेपर हमारा जैसे सेकंड ग्रेड का 13 तारीख को है, अब 13 तारीख को जिन जिन टॉपिकों का टेस्ट रहेगा उन टॉपिकों को हम 13 तारीख से पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबको विस्तृत रूप से पढ़ा देंगे और आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर आराम से पढ़ाई करो, साथ में नोट्स बनाओ। उसी के साथ शनिवार को आप लोग टेस्ट दो, जिससे आपकी किस तरीके से तैयारी हो रखी है और आप अभी तैयारी किस तरीके से कर रहे हो, ये सारा आकलन आप कर सको। सभी क्लासें आपकी हमारे इस यूट्यूब पे होने वाली है। जो जो बिंदुओं के टेस्ट आपके होने वाले हैं उन टॉपिकों के अकॉर्डिंग हम क्लास लेने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के इतिहास में रहेगी और राजस्थान के इतिहास में जो 13 तारीख को टेस्ट होने वाला है उसमें कालीबंगा सभ्यता और आहार सभ्यता के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो आज मैं आहार सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता को विस्तृत रूप से आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। आप सब लोग इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके और जो आगामी टेस्ट सीरीज चल रही है उन टेस्ट के अंदर वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखो, एग्जाम के अकॉर्डिंग हम प्रश्न बनाने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप 15 टेस्ट हैं, 4 रिवीजन टेस्ट हैं और 4 मैथ में मेरा जो मेजर टेस्ट होते हैं, टोटल हम 20-22 टेस्ट ले रहे हैं। उन सब में आप अपना योगदान दीजिए। आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी, चाहे 1000 मील की सफलता की यात्रा की शुरुआत जो है वो भी एक कदम से ही होती है, ना कि 1000 कदम हम एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो कालीबंगा और आहार सभ्यता के अंदर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा आहार सभ्यता। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आहार सभ्यता है इसे हम और कौन सी संस्कृति कहते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इसे हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसे हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अपना यही आ जाता है कि आहार सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, आहार सभ्यता का नाम है बनास सभ्यता या बनास संस्कृति। पहला ही एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। मैं ज्यादातर आपको प्रश्न से चर्चा करूंगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों पे मैं आपको चर्चा करूंगा, क्योंकि पूरा चीज लिख के आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो छोटे छोटे 15-20 मिनट को वीडियो ही हम क्लास के अंदर आपको अपलोड करेंगे। पहले से पीपीटी में सब कुछ लिखा होगा, हम केवल आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो आहार सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं, आहार सभ्यता का जो दूसरा नाम है वह क्या है? बनास संस्कृति। आगे चलते हैं। आहार जो सभ्यता है, हम बात करेंगे बेटा आहार सभ्यता की। अब ये जो आहार सभ्यता है इसका सबसे पहले बात आती है कि इसे ही हम क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। एक तो ये चीज आ जाए, बनास सभ्यता भी कह सकते हो या बनास संस्कृति भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरी बात आती है कि आहार सभ्यता के प्राचीन नाम क्या है। आहार सभ्यता के जो प्राचीन नाम है वह है ताम्रवती नगरी। सबसे पहला प्रश्न तो आता है कि राजस्थान में ताम्रवती के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है। तो राजस्थान में ताम्रवती सभ्यता के नाम से आहार सभ्यता व बनास सभ्यता को जाना जाता है। दूसरी बात आती है आघाटपुर। आघाटपुर किस सभ्यता का प्राचीनतम नाम है? ये भी आहार सभ्यता का ही है। और आहार सभ्यता को हम क्या कहते हैं? धूलकोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धूलकोट। तो 4 नाम आपके सामने होंगे। आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं, आहार सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं, आहार सभ्यता को भी कहते हैं और आहार सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। 4 प्रश्नों में से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। निम्न में से आहार सभ्यता का प्राचीनतम नाम है। तो ये ध्यान रखना, आहार सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं, आघाटपुर भी कहते हैं और धूलकोट भी कहते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो धूलकोट है वो एक स्थान है जो आहार सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो आहार सभ्यता से प्राप्त स्थान, पहला प्राप्त स्थान, आहार सभ्यता से पहला या सर्वप्रथम प्राप्त स्थान जो है वह कौन सा है? धूलकोट है। जिस कारण ही हम आहार सभ्यता का नाम क्या रख दिया? धूलकोट रख दिया। अब बात
आती है कि ये जो धूलकोट है, इस धूलकोट स्थान की सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। और किसके द्वारा? विद्वान पूछे तो एच.डी. सांकलिया के अनुसार की गई थी। विद्यार्थियों ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता में जो सर्वप्रथम प्राप्त स्थल है वह धूलकोट है, और इस धूलकोट की जो खोज है वह मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। और अगर विद्वान पूछे तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, एच.डी. सांकलिया के अनुसार की गई थी। यहाँ आपको लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम ये जो धूलकोट है ये आर्य सभ्यता से खोजा गया स्थल है, जो मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा खोजा गया था। और यदि विद्वान पूछे कि विद्वान कौन है, तो विद्यार्थियों विद्वान था एच.डी. सांकलिया। विद्वान कौन था? एच.डी. सांकलिया। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आहड़ सभ्यता के प्राचीनतम नाम बनास संस्कृति, आघाटपुर, ताम्रवती नगरी तथा धूलकोट। आहड़ सभ्यता से खोजा गया जो प्रथम स्थान है वह धूलकोट है, और धूलकोट जो स्थल है वह सर्वप्रथम मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा खोजा गया था। और अगर विद्वान पूछे कि आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता का नाम किसने दिया था, तो एच.डी. सांकलिया ने दिया था। किसने दिया था? एच.डी. सांकलिया ने दिया था। विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं कि जो आहड़ सभ्यता है, सर आपने प्राचीन नाम तो बता दिया, लेकिन ये जो आहड़ सभ्यता है वो वर्तमान के अंदर राजस्थान में कहाँ है? तो प्राचीन में तो हमारे उदयपुर एक मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो आज के समय जो आहड़ सभ्यता है वह उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। अब उदयपुर के अंदर एक नदी आती है, आयड़ व बेड़स नदी। कौन सी नदी? वह बेड़स नदी। उस आयड़ व बेड़स नदी के किनारे ये आहड़ सभ्यता अवस्थित है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आहड़ सभ्यता राजस्थान के वर्तमान उदयपुर जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ तथा बेड़स नदी के किनारे अवस्थित है। यहां तक आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कोई कमेंट करके आप बता सकते हो, लेकिन इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, बात आती है कि सर आहड़ सभ्यता की जो सबसे पहले जो खोज की गई थी वह खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम खोज जो की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1953 ईस्वी में की गई थी। तो सर इसकी क्या दोबारा भी खोज की गई था क्या? हाँ, इस अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा जो दोबारा और विस्तृत रूप से जो खोज की गई थी वह रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी सर? 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। पहले हमने पढ़ा आहड़ सभ्यता, इसको बनास सभ्यता भी कहते हैं, इसको आघाटपुर सभ्यता भी कहते हैं, इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, इसे धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। जो आहड़ सभ्यता में धूलकोट स्थल है उसको सर्वप्रथम खोजने का कार्य मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने किया था। और इस आहड़ सभ्यता को सर्वप्रथम धूलकोट सभ्यता की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? एच.डी. सांकलिया ने दी थी। यहां तक हमने पढ़ लिया। आहड़ सभ्यता राजस्थान के वर्तमान उदयपुर जिले में अवस्थित है, और उदयपुर जिले के आयड़ व बेड़स नदी के किनारे अवस्थित है। इस आहड़ सभ्यता की सर राजस्थान में खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज पूछे तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। 1953 में की थी। बोले तो 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने भी इस आहड़ की खोज 1956 में बोले तो 1956 ईस्वी में की थी। बोलो समझ में आया कि नहीं? देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। इसकी सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो 1953 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बेटा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। और दोबारा जो इसकी खोज की गई थी, ये अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा जो खोज की गई थी वो 1953 ईस्वी में की गई थी। और दोबारा जो इसकी खोज की गई थी वह की गई थी रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा। सर ये कब की गई थी? 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में की गई थी। यह क्या हुई? खोज की बात। अब आती है उत्खनन की बात कि इस
खोज तो कर दिया कि यहां पर एक सभ्यता है, यहाँ सभ्यता है, बोले तो उदयपुर में आयड़ व बेडस नदी के किनारे यहाँ एक सभ्यता है, ये खोज तो होगी। लेकिन उसका उत्खनन कार्य कि यहाँ क्या क्या मिल सकते हैं, यहाँ क्या थे, कैसी स्थिति यहाँ पर थी, तो उसकी खुदाई का जो कार्य किया गया था, बोले तो उसका उत्खनन कार्य किया गया था, वो किनके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो खोज तो 1953 में ही हो गई थी, ठीक है, लेकिन इसका जो खोज कार्य है, जो उत्खनन कार्य है, वो स्टार्ट हुआ था 61 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में स्टार्ट हुआ था। सर किसने किया था? एच डी सांकलिया। वो एच डी सांकलिया वही है जिसने आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता का नाम भी दिया था। तो एच डी सांकलिया, वीएन मिश्र ने इस आहड़ सभ्यता का क्या किया था? खोज किया था। ये भारतीय लेवल के अधिकारी थे, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा भी इसके उत्खनन के अंदर 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। तो यहां एग्जाम प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। अगर ये प्रश्न आए आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखना एच डी सांकलिया और वीएन मिश्र के द्वारा 1961 में किया गया था। लेकिन अगर ये पूछे कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य के अंदर राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन कौन थे, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक तो था विजय कुमार। एक तो कौन था? विजय कुमार। दिख रहा होगा आप लोगों को। एक तो था विजय कुमार और एक था पीसी चक्रवर्ती। यहां एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, आहड़ सभ्यता के उत्खनन में राजस्थान से, आहड़ सभ्यता के उत्खनन में राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति निम्न में से है या नहीं है। तो निम्न में से है नहीं है, अब नाम दे दिया एच डी सांकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास, वीएन मिश्र और पीसी चक्रवर्ती। तो यहां पर क्या करके आओगे? पीसी चक्रवर्ती। राजस्थान सरकार के द्वारा उत्खनन में केवल 2 ही व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, जिनमें से पहला व्यक्ति था विजय कुमार और दूसरा व्यक्ति था पीसी चक्रवर्ती। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने आज हमारी क्लास में पढ़ा है आहड़ सभ्यता। इसका प्राचीन नाम है बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धूलकोट। धूलकोट जो स्थल है वो आहड़ सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। इसकी खोज मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। और ये जो आहड़ सभ्यता है, इसके विद्वान पूछे कि आहड़ सभ्यता को धूलकोट नाम किसने दिया था, तो वह नाम किसने दिया था, तो ध्यान रखना धूलकोट जो नाम दिया था वह दिया था एच डी सांकलिया के द्वारा दिया गया था। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमने देखा कि भाई ये जो आहड़ सभ्यता वो है कहाँ, तो अभी राजस्थान के उदयपुर जिले में है और उदयपुर जिले के आयड़ व बेड़स नदी के किनारे अवस्थित है। फिर आगे हम देखते हैं कि सर ये जो आहड़ सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आहड़ सभ्यता की जो खोज की गई थी वह प्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी तथा 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। इसके आगे हमें पढ़े उत्खनन कार्य। इसका जो उत्खनन कार्य है 1961 में प्रारंभ हुआ था एच डी सांकलिया और वीएन मिश्र के द्वारा। इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा भी 2 व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, एक विजय कुमार था और एक पीसी चक्रवर्ती था। बोलो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता देना भाई, ठीक है। आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। अब आहड़ सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं रही है कि आहड़ में जो लोग रहते थे वो किस तरीके से लोग रहते थे, कैसे मकान उनके थे, मकान किसके बने हुए थे, वहाँ के लोग की क्या स्थिति थी, वहाँ की सभ्यता में लोग कैसे, संयुक्त परिवार था, एकल परिवार था, कैसी स्थिति थी, इनकी विशेषताओं के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी पहली विशेषता जो है वो यह है कि आहड़ निवासी काले पत्थर से मकान की नींव भरते थे। जो आहड़ के लोग थे वह क्या करते थे बेटा, काले पत्थर से, यहां ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन है या नहीं है, या आहड़ सभ्यता की विशेषता के बारे में सत्य कथन है या सत्य कथन छाटिए। तो यहां ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता के लोग क्या सफेद पत्थर से मकान की नींव भरते थे क्या, तो गलत हो जाएगा ना। तो आहड़ सभ्यता के लोग काले पत्थर से मकान की नींव भरते थे, पहली विशेषता तो यह हो गई। ध्यान रखना, साथ रिपीट करते जाइए, आहड़ सभ्यता के लोग काले पत्थर से मकान की नींव भरते थे। फिर दूसरी बात आती है कि आहड़ के जो मकानों की दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों से बनाई जाती थी।
कि आहड़ सभ्यता में जो मकान होते थे, उनकी जो दीवारें होती थी, वो जो दीवारें होती थी वह दीवारें धूप में सुखाई गई ईंटें वह पत्थरों से बनाई जाती थी। धूप में सुखा दिया किसको? ईंटों को और पत्थरों का। पत्थर तो धूप में सूखे होते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं आना चाहिए, ईंटों को धूप में सुखाकर वहां की दीवारों को बनाया जाता था। लेकिन ये है कि यहाँ अगर आ जाए ये प्रश्न कि आहड़ सभ्यता के मकानों की जो दीवारें हैं वह केवल ईंटों से बनी हुई थी, धूप में सुखाई गई ईंटों से बनती थी, गलत हो जाएगा। केवल ईंटों से नहीं बनती थी, ईंटों और पत्थरों से बनती थी। किससे? ईंटों और पत्थरों से बनती थी, इसका भी ध्यान रखना। आहड़ के मकान जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ क्या आ सकता है? त्रिभुजाकार आकृति आ सकता है। क्वेश्चन आ जाए, आहड़ के जो मकान है वो त्रिभुजाकार आकृति के व बड़े आकार के होते हैं, क्या सही है? क्या नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। आहड़ के मकान आयताकार व बड़े आकार के होते थे। कैसे होते थे? आयताकार व बड़े आकार के होते थे, त्रिभुजाकार नहीं होते। तो यहाँ एग्जाम में त्रिभुजाकार भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं है? तो आहड़ की विशेषता मैंने 3 बताई। एक तो आहड़ सभ्यता के लोग अपने मकानों की जो नींव थी वो काले पत्थरों से बनते थे। दूसरी विशेषता मैंने बताई कि आहड़ के मकानों की जो दीवारें थी वो धूप में सुखाई गई ईंटों से तथा पत्थरों से बनाई जाती थी। तीसरी मैंने बताई कि आहड़ के जो मकान थे, आहड़ सभ्यता में जो मकान थे वो मकान आयताकार तथा बड़े बड़े होते थे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना। जहां भी आपको रिवीजन करवाना हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि हमें सर रिवीजन करवा दीजिए, ठीक है? आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता की जो मकान की छत पर जो बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। आहड़ सभ्यता की जो छत, मकान की जो छतें होती थी वो कैसे होती थी? जैसे मकान है, मकान की जो छत है उस छत पे बांस बिछा देते और उस बांस पे किसका लेप करते थे? मिट्टी का लेप करते थे। ऐसे आहड़ सभ्यता की छतें बनाई जाती थी, मकानों की छतें बनाई जाती थी। तो आहड़ सभ्यता के मकानों की छतों पर बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। ये इसकी चौथी विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो मकानों की छत चिकनी व पीली मिट्टी से होती थी। और मकानों की जो छत होती थी वह कौन सी मिट्टी से बनती थी? पीली तथा चिकनी मिट्टी से आहड़ सभ्यता के मकानों की छतें बनाई जाती थी, ठीक है? मकानों से पानी निकालने के लिए एक पद्धति का प्रयोग करते थे और उस पद्धति का नाम था, जैसे बरसात का पानी हुआ, गंदा पानी हुआ, एकत्रित हो जाता था, उसको एक पद्धति से निकाला जाता था और वह पद्धति कौन सी थी? चक्रकूप पद्धति। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि पानी निकालने की चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया था? तो पानी निकालने की चक्रकूप सभ्यता का प्रयोग किस में किया गया था बेटा? तो ध्यान रखना, पानी निकालने की चक्रकूप पद्धति का प्रयोग आहड़ सभ्यता में किया गया था। आपको याद हो गया होगा, हम वापस रिपीट कर लेते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आहड़ को बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर तथा धूलकोट। आहड़ सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थल था वह धूलकोट था और इसकी खोज मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी और इस आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता का नाम HD सांकलिया ने दिया था। आहड़ सभ्यता की जो खोज है वो सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी और दोबारा जो खोज की गई थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने तो 1953 में की थी, दोबारा खोज जो की गई थी वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1956 में की गई थी। इसका जो उत्खनन कार्य है, यह उत्खनन कार्य जो है वह HD सांकलिया, VN मिश्र के द्वारा की गई थी। इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति विजय कुमार था और एक PC चक्रवर्ती था। आहड़ सभ्यता राजस्थान के वर्तमान उदयपुर जिले के आयड़ व बेडस नदी के किनारे अवस्थित है। फिर हमने बात की थी, और बात रह गई तो बता दीजिए मुझे, थोड़ी सी अगर कोई रही है तो बता दीजिए। हाँ, ये हमने बात कर ली। इसके अलावा हमने आहड़ की विशेषता पढ़ी कि आहड़ जो निवासी थे, आहड़ सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या करते थे? मकान की जो नींव थी वो काले पत्थरों से भरते थे। आहड़ सभ्यता के जो मकान थे उनकी जो दीवारें थी वो धूप में सुखाई गई ईंटें व पत्थरों से बनाई गई थी। आहड़ सभ्यता के जो मकान थे वो आयताकार व बड़े आकार के हुआ करते थे। आहड़ सभ्यता के जो मकानों की जो छतें थी उस पर बांस बिछाकर उसमें मिट्टी का लेप किया जाता था और आहड़ सभ्यता के मकानों की जो छतें होती थी वह पीली और चिकनी मिट्टी की बनाई जाती थी। और आहड़ सभ्यता के अंदर जो पानी की निकासी के लिए जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते थे उस वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या था? तो चक्रकूप पद्धति। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। कौन सी पद्धति? चक्रकूप पद्धति। इसके आगे हम चलने का प्रयास करते हैं तो आगे देखिए बेटा क्या है। आहड़ के लोग उच्च कोटि का चावल पका के खाते थे। तो ध्यान रखना, आज आप लोग कहोगे
तो ये उच्च कोटि का जो चावल है वो आप एमपी में अगर ग्वालियर है, उस ग्वालियर के अंदर उच्च कोटि का जिस प्रकार से आज चावल का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही उच्च कोटि के चावल का प्रयोग आहार में भी किया जाता था और उसे पकाकर खाते थे। आहार के मकानों में 2 से 6 चूल्हे मिलते थे, अर्थात आहार के जो मकान होते थे उसमें 2 से लेकर 2 भी मिलते थे, 3 भी मिलते थे, 4 भी मिलते थे, कहीं कहीं 6 भी मिले हैं। इससे हम ये आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था तथा संयुक्त परिवार के काम है भाई। संयुक्त परिवार हम कह सकते हैं कि आहार में कौन से परिवार के अवशेष मिले हमें, संयुक्त परिवार के पितृसत्तात्मक व्यवस्था के। किससे कह सकते हैं कि वहां के जो मकान हैं उन मकान के अंदर कहीं मकानों में 2 चूल्हे, कहीं में 4, कहीं में 6 ऐसे चूल्हों की संख्याएं मिली है। इससे हम ये आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार के अवशेष मिले हैं। ठीक है। आहार सभ्यता के लोग शव को कपड़ों एवं आभूषणों सहित गाड़ते थे। ध्यान रखना, आहार सभ्यता के लोग जो अपने जहां उन पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस मृत व्यक्ति को या उसके शव को उसके कपड़ों सहित और उसके आभूषणों सहित, जैसे महिलाएं आभूषण पहनती है, पुरुष भी पहले के लोग तो बहुत सारे आभूषण पहनते थे, तो पुरुष व महिलाओं को आभूषणों सहित क्या करते थे, गाड़ने का काम करते थे। उनके आभूषणों को नहीं निकालते थे। आज के लोग तो आभूषण निकाल लेते हैं, ध्यान रखना। और आहार सभ्यता के अंदर जो शव को जो गाड़ने का काम करते थे, तो जो शव को गाड़ते समय उसका जो सिर होता था वो कौन सी दिशा में होता था, उत्तर दिशा में होता था। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आहार सभ्यता के जो आहार सभ्यता में जो लोग मृत शव होता थे, उन मृत शव की जो सिर की जो स्थिति होती थी वो कौन सी दिशा में होती थी, उत्तर दिशा में होती थी। बोलो समझ में आया कि नहीं? आहार सभ्यता के जो मकान है उन मकानों की नींव काले पत्थरों से भरी जाती थी। आहार सभ्यता के जो मकान है उनकी जो दीवारें हैं वो पक्की जो ईंटें थी उनको धूप में सुखाकर तथा पत्थरों से बनाई जाती थी। आहार सभ्यता के जो मकान है वो आयताकार और बड़े आकार के होते थे। आहार सभ्यता के अंदर जो मकानों की छतें होती थी उनमें बांस बिछाकर उसमें मिट्टी का लेप किया जाता था। आहार सभ्यता की जो मकानों की छतें हैं वह पीली व चिकनी मिट्टी से बनाई जाती थी। आहार सभ्यता के अंदर जो पानी निकालने की जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसे चक्रकूप पद्धति कहते हैं। इसके साथ में हमने पढ़े कि आहार सभ्यता के लोग जो उच्च कोटि का जो आज समय ग्वालियर में होता है उच्च कोटि के जो चावल होते हैं ऐसी स्थिति में आहार सभ्यता में पका खाते थे। आहार सभ्यता के अंदर 2 से 6 चूल्हे मकान में मिलते थे, जिससे हम संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का आकलन कर सकते हैं। आहार सभ्यता के लोग शव को कपड़ों एवं आभूषणों सहित गाड़ते थे और जो शव होता था वो उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह होता था। आगे चलते हैं हम आगे। कृषि एवं पशुपालन मुख्य आधार और ग्रामीण सभ्यता। आहार सभ्यता शहरी सभ्यता नहीं है, आहार सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और यहाँ पर कृषि और पशुपालन मुख्य आधार था। आजीविका का मुख्य आधार आहार सभ्यता के अंदर कृषि एवं पशुपालन को माना गया है। आहार सभ्यता में आजीविका का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन को माना गया है। ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, न कि नगरीय सभ्यता है। तो ग्रामीण सभ्यता के नाम से इस ताम्रवती सभ्यता को, इस धूलकोट सभ्यता को, इस आघाटपुर सभ्यता को, इस आहार सभ्यता को, इस बनास संस्कृति को जाना जाता है। इस चावल मुख्य फसल गेहूं जो बाजरा का उत्पादन भी इस आहार सभ्यता में होता था। आगे देखते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना बेटा। अब आहार सभ्यता से हमें कौन कौन से उत्खननों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हुई है वो भी हम देख लेते हैं। आहार सभ्यता से प्राप्त जानकारी। मिट्टी से निर्मित बैल की मूर्ति जिसे हम बनासियल बुल कहते हैं, तो मिट्टी से निर्मित बैल की जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से मिली है? आहार सभ्यता। और उस मिट्टी से निर्मित जो बैल की मूर्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? बनासियल बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बनासियल बुल कहते हैं। अगर आपको रिपीट करना है तो वापस कर देता हूं। आहार सभ्यता है, इसे हम बनास संस्कृति भी कहते हैं, इसे हम आघाटपुर सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, इसे हम धूलकोट भी कहते हैं। इस सभ्यता को धूलकोट कहने का जो कार्य किया था वह HD सांकलिया ने किया था। और इस सभ्यता में जो धूलकोट वो एक स्थल है और इसे सर्वप्रथम खोजा गया था और खोजने का जो कार्य किया था वो मेलबर्न विश्वविद्यालय ने किया था, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न विश्वविद्यालय। और ये जो वर्तमान में ये जो सभ्यता है वो उदयपुर के अंदर है और आयर व बेडस नदी के किनारे अवस्थित है। इस सभ्यता की जो सबसे पहले खोज की गई थी ये अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में की गई थी। दोबारा इसकी खोज रचनचंद्र अग्रवाल के द्वारा 1956 में की गई थी, लेकिन इसका उत्खनन कार्य 1961 में प्रारंभ हुआ था। HD सांकलिया और VN मिश्र के द्वारा प्रारंभ हुआ था। इस पर राजस्थान सरकार के द्वारा भी उत्खनन कार्य में 2 व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, एक तो विजय कुमार और एक जो व्यक्ति थे वो थे PC चक्रवर्ती।
अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताओं की हमने बात की कि आहड़ सभ्यता के लोग अपने मकानों की जो नींव थी वो काले पत्थर से बनती थी। आहड़ सभ्यता के मकानों की जो दीवारें होती थी वो धूप में सुखाई गई ईंटें तथा पत्थरों से बनाई जाती थी। आहड़ सभ्यता के अंदर जो मकान थे वो आयताकार व बड़े आकार के होते थे। आहड़ सभ्यता के मकानों की जो छतें होती थी उनमें बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया जाता था और मिट्टी पीली व चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। आहड़ सभ्यता में जो पानी निकालने की जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसे हम चक्रकूप पद्धति कहते हैं। आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वह उच्च कोटि के चावल पका के खाते थे। यहाँ आजीविका का जो आधार था वह पशुपालन और कृषि था। और इस जो आहड़ सभ्यता है इसका जो प्रमुख फसल जो था वो चावल ही था, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और तो कुछ रहा नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया बेटा, कुछ भी नहीं रहा है। ये सारी सबको क्या संयुक्त परिवार है कि 2 से 6 चूल्हे मिले थे तो संयुक्त परिवार पे तो शतात्मक व्यवस्था हो गई और सबको गाड़ते समय उत्तर दिशा में उसका सिर रखते थे और आभूषणों से उसे गाड़ते थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता से प्राप्त जानकारी। आहड़ सभ्यता से मिट्टी का बेल मिला है जिसे हम बनासियल बुल भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता से तांबा गलाने की, तभी तो हम कहते हैं इसे ताम्रवती नगरी। तांबे की बहुत सारी वस्तुएं हमें आहड़ सभ्यता में देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर एक तो मिट्टी से निर्मित बेल की मूर्ति मिल गई जिसे हम बनासियल बुल कहते हैं। तांबा गलाने की भट्ठी कहाँ से प्राप्त हुई है? यह भी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। 2 चीजें प्राप्त हुई, तो तांबा गलाने की भट्ठी और मिट्टी से निर्मित बेल की मूर्ति जिसे हम बनासियल बुल कहते हैं। तांबे की मुद्रिका, वेरी गुड। तांबे की मुद्रिका कहाँ से मिली है? आहड़ सभ्यता से। मुद्रिका होती है अंगूठी को हम बोलते हैं। तांबे की मुद्रिका कहाँ से मिली है? आहड़ सभ्यता से मिली है। तांबे का चाकू भी हमें कहाँ से मिला है? आहड़ सभ्यता से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी भी हमें आहड़ सभ्यता से मिली है और तांबे की बैलगाड़ी भी मिली है। देखो, तांबे की मुद्रिका, तांबा गलाने की भट्टी, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का चाकू, ये सब हमें कहाँ से मिला है? आहड़ सभ्यता से। मिट्टी का बेल भी मिला है, मिट्टी से निर्मित बेल की मूर्ति हमें इससे मिली और तांबे की बैलगाड़ी हमें कहाँ से मिली है? आहड़ सभ्यता से। देखो, तांबे की मुद्रिका, तांबा गलाने की भट्टी, चाकू, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की बैलगाड़ी। एक साथ बोलो, आहड़ सभ्यता से प्राप्त स्थल, प्राप्त जानकारी, हमें प्राप्त स्थल जो वस्तुएं जो कौन कौन सी मिली? एक तो मिट्टी से निर्मित बेल की मूर्ति जिसे हम बनासियल बुल कहते हैं, और तांबा गलाने की भट्टी हमेशा प्राप्त हुई है, तांबे की मुद्रिका हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, तांबे का चाकू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है और तांबे की कुल्हाड़ी हमें यहाँ से प्राप्त हुई और तांबे की बैलगाड़ी भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और आहड़ से तांबे की 6 यूनानी और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। अब ये जो यूनानी मुद्राएं होती है, 6 प्रकार की जो यूनानी मुद्रा होती थी, इन पे एक तरफ तो त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो देवता का चित्र अंकन होता था। ध्यान देना, आहड़ सभ्यता से तांबे की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितनी? 6 यूनानी मुद्राएं, जिनमें एक तरफ तो त्रिशूल का चित्र अंकित होता था और एक तरफ अपोलो देवता का चित्र अंकित होता था। मोहरे कितनी प्राप्त हुई है? 3 मोहरे प्राप्त हुई है। अब ये 3 मोहरे प्राप्त है, इन पे भी कुछ अंकित था क्या? सर, आपने तो ये बताया है कि आहड़ सभ्यता से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। उन 6 की 6 मुद्राओं पर एक तरफ तो तांबे त्रिशूल का चित्र होता था और एक तरफ अपोलो देवता का चित्र होता था, लेकिन जो ये 3 मोहरें प्राप्त हुई है उन पे क्या अंकित था? ये भी आप बताओगे क्या? हाँ बिल्कुल बेटा बताएंगे, इन पे क्या अंकित था। देख लीजिए यहाँ पर, यहां से जो प्राप्त 3 मोहरें हैं, आहड़ सभ्यता से प्राप्त जो 3 मोहरें हैं, उन मोहरों पर यूनानी में विहितिम विस, एक पे तो क्या है? विहितिम विस, एक पर पलितस, एक पर तातीय तोम सन का अंकन किया गया है। तो ध्यान रखना, जो 6 प्रकार की तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली थी उनमें तो त्रिशूल एक तरफ अपोलो देवता, और जो 3 जो मुद्राएं मोहरे प्राप्त हुई थी, सॉरी 3 मोहरे प्राप्त हुई थी, उन पे विहितिम विस, पलितस है, तातीय तोम यहां अंकित किया गया उन मोहरों के अंदर। यहां देखिए, या अनाज रखने के मृदभांड भी मिले हैं। तो आहड़ सभ्यता में जो अनाज रखने के जो मृदभांड मिले हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गोरे व कोठे कहते हैं। आहड़ सभ्यता में जो अनाज रखने के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गोरे व कोठे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे व कोठे कहते हैं। ध्यान देना इस बात के ऊपर। तथा एक भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे गोरे व कोठे प्रकार के मृद भांड हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या करके आओगे? आहड़ सभ्यता। लेकिन अगर आपसे पूछे भूरे रंग के मृद भांड भी यहीं से मिले हैं, गोरे कोठे मृद भांड कहां से मिले?
आहड़ से, जिन्हें अनाज रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अब बात आती है भूरे रंग के मृदभांड हमें कहाँ से मिले हैं? ये भी आहड़ से मिले हैं। और बांट व माप के उपकरण भी हमें कहाँ से मिले हैं? ध्यान देना, आहड़ से हमें क्या क्या मिल गया है? मिट्टी से निर्मित बेल की मूर्ति भी हमें मिली है, तांबा गलाने की भट्ठी भी हमें मिली है, तांबे की मुद्रिका भी हमें मिली है, तांबे की खुलाड़ी भी हमें मिली है, तांबे का चाकू भी हमें मिला है, और तांबे की बैलगाड़ी भी हमें कहाँ से मिली है? आहड़ सभ्यता से ही मिली है, मैंने आपको बताया। और आहड़ सभ्यता से 6 तो यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इन यूनानी मुद्राओं के ऊपर तो एक तरफ त्रिशूल का चित्र अंकित होता था, तो एक तरफ अपोलो देवता का चित्र अंकित होता था। और जो 3 मोहरें प्राप्त हुई थी उन पर भी तिम्बिस, पलितस व तातीय तोम का अंकन होता था। यहाँ आर्य सभ्यता में अनाज रखने का मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है। इनके अलावा यहाँ पर भूरे रंग के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं तथा बांट व माप के उपकरण भी आहड़ सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वापस रिपीट करवा दूंगा। बेटा आपको हर चीज लिख के बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, मैं आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। छपाई के ठप्पे मिले हैं, छपाई के ठप्पे अर्थात रंगाई छपाई के कार्य भी आहड़ सभ्यता के लोग क्या करते थे, जिससे किससे कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या मिले हैं? छपाई के टप्पे मिले हैं। इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि यहाँ रंगाई छपाई का कार्य होता था, कहां पर? आहड़ के अंदर होता था। ठीक है कि नहीं है? आगे देखते हैं। आटा पीसने की चक्की भी यहां से मिली है और नारी की खंडित मूर्ति बिना हत्थे का जलपात्र भी हमें आहड़ से प्राप्त हुआ है। आटा पीसने की चक्की हमें आहड़ से मिली है, नारी की खंडित मूर्ति भी हमें आहड़ से प्राप्त हुई है, बिना हत्थे का जलपात्र भी हमें आहड़ से प्राप्त हुआ है, पाषाण व हड्डियों के उपकरण भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। बेटा पाषाण व हड्डियों के उपकरण, आटा पीसने की चक्की, नारी की खंडित मूर्ति, बिना हत्थे का जलपात्र, तांबे की मुद्रिका, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का चाकू, तांबे की बैलगाड़ी, मिट्टी के द्वारा निर्मित बैल की मूर्ति जिसे बनाशियल बुल कहते हैं, और अनाज तांबा गलाने की भट्ठी भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। 6 प्रकार की मुद्राएं हमें यूनानी मुद्राएं मिली है, 3 मौर्य में प्राप्त हुई है। इसके अलावा अनाज रखने के मृदभांड, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे कोटे कहते हैं, भूरे रंग के मृदभांड भी मिले हैं, बांट व मापने के उपकरण भी मिले हैं, छपाई के ठप्पे मिले हैं, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर रंगाई छपाई का कार्य किया गया था, आटा पीसने की पाषाण हड्डियों के उपकरण भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के उत्खनन स्थलों को मृतकों का टीला भी कहते हैं, कि आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन स्थल है उसे हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं बेटा? मृतकों का टीला। और यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी मस्ट लगा लो इस चीज को, तो एग्जाम में आ सकती है। ये क्या आ सकता है कि आहड़ सभ्यता से प्राप्त जो 40 फीट गहरे खड्डे से हम यह आकलन लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के 8 बार बसने व 8 बार करने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर 7 बार आ जाएगा, गलत हो जाएगा, 6 बार आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 40 फीट गहरे खड्डे से ये हम आकलन लगाते हैं कि यह सभ्यता 8 बार बसी, 8 बार उजड़ने के प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से मिले हैं। ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता की जो खुदाई हो कितने स्तर से हुई है? 8 स्तर से हुई है। कितने स्तर से हुई है? 8 स्तर से हुई है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मेरे हिसाब से आहड़ सभ्यता यहां तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। बताओ आहड़ सभ्यता में कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो आप बता सकते हो कि हाँ सर हमें ये दिक्कत आ रही है। आहड़ सभ्यता का एक बार आप सब लोग रिपीट कर सकते हो कि आहड़ सभ्यता को हम बनास संस्कृति, आघाटपुर सभ्यता, ताम्रवती नगरी तथा धूलकोट कहते हैं। आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहने का कार्य किसने किया था? SD सांकलिया ने। इस धूलकोट स्थल या आर्ट्स का खोजा गया सर्वप्रथम स्थल है, जिसे मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा खोजा गया था। वर्तमान में जो आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर जिले के आयड व बेड़स नदी के किनारे अवस्थित है। आहड़ सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में की थी। दोबारा जो इसकी खोज है वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1956 ईस्वी में की थी। इसका उत्खनन कार्य 1961 में SD सांकलिया व VN मिश्र के द्वारा किया गया था। इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त 2 व्यक्ति थे, एक विजय कुमार और एक PC चक्रवर्ती। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसके बाद में हमने आहड़ सभ्यता की विशेषताएं पढ़ी थी। आहड़ सभ्यता की विशेषताओं में देखा कि ये आहड़ सभ्यता के जो मकान थे वो मकान काले पत्थर, उसकी मकानों की जो नींव थी वो काले पत्थरों से बनी जाती थी।
आर्य सभ्यता के अंदर जो मकान की दीवारें होती थी वो धूप में सुखाई गई ईंटें तथा पत्थरों से बनाई जाती थी। आर्य सभ्यता के जो मकान थे वो आयताकार व बड़े आकार के हुआ करते थे। आर्य सभ्यता के अंदर जो छतें होती थी वो जो बांस होता था उसमें मिट्टी के लेप से बनाई जाती थी, और जो छतें होती थी वो पीली व चिकनी मिट्टी से बनाई जाती थी। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी। आर्य सभ्यता के अंदर कृषि और पशुपालन के अवशेष बताए जाते हैं। यहाँ उच्च कोटि के यहाँ के लोग उच्च कोटि का चावल जो थे वो पका के खाते थे। यहाँ पर 2 से लेकर 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जिसे प्रत्नसत्तात्मक और संयुक्त परिवार के अवशेष हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो शव होता था उसको आभूषणों सहित गाड़ते थे, और शव का जो सिर होता था उत्तर दिशा में लगते थे। यहाँ से प्राप्त सामग्री मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से मिट्टी से निर्मित बैल की मूर्ति मिली है, जिसे हम बनाशी कहते हैं। तांबे की भट्टी गलाने की तांबा गलाने की भट्टी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे की मुद्रिका हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे का चाकू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, और तांबे की बैलगाड़ी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आगे जो हम पढ़ेंगे वो कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जिससे जो आपका जो आगामी टेस्ट होगा उस टेस्ट से पहले मैं थोड़ा थोड़ा रिवीजन आपको करवाऊँ। इनको भी पढ़ के आप टेस्ट दोगे तो 100% कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी 100% सही तरीके से चल रही है। धन्यवाद।